आप सुन रहे हैं वीएस क्लासेस बाय मास्टर सरताज। आज हम एक ऐसे प्रदेश की गहराई में उतर रहे हैं जिसे अक्सर भारत का दिल या हृदय प्रदेश कहा जाता है। और ये नाम सिर्फ भूगोल की वजह से नहीं है। मध्य प्रदेश असल में भारत का एक चौराहा है। इतिहास की हर बड़ी लहर, हर बड़ा विचार, हर सेना और हर संस्कृति आप देखेंगे कि वो इस जमीन से होकर गुजरी है। ये वो जगह है जहां उत्तर दक्षिण से और पूरब पश्चिम से मिलता है। बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि एमपीपीएससी, एमपीएसआई या पटवारी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए ये सिर्फ एक विषय नहीं है। ये तो पूरे प्रदेश की आत्मा को समझने जैसा है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी जटिल और खूबसूरत तस्वीर को परत दर परत खोलते हैं। तो आज का हमारा मिशन क्या रहेगा? देखिए, आज का मिशन है इन स्रोतों से उन सबसे जरूरी जानकारियों को निकालना जो सिर्फ तथ्य ना हो बल्कि एक समझ पैदा करें। हम इतिहास की गलियों से गुजरेंगे, भूगोल के नक्शे को महसूस करेंगे और यहाँ की संस्कृति की धड़कन को सुनेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब आपस में कैसे जुड़ा हुआ है ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल एक पहेली न लगे। चलिए, तो इस सफर की शुरुआत करते हैं। अक्सर जो नए छात्र होते हैं वो पूछते हैं कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का सिलेबस इतना बड़ा क्यों है? क्या सच में इसका 30 से 35% वेटेज होता है परीक्षाओं में? ये थोड़ा डरावना लगता है सुनने में, है नहीं? क्योंकि ये प्रदेश का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप जिस जमीन पर शासन करेंगे, उसकी नदियां, उसके लोग, उसका इतिहास, उसकी अर्थव्यवस्था, ये सब जानना जरूरी है ना। इसे आप 5 हिस्सों में बांट सकती हैं: इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति और जनजातियां। लेकिन इन्हें अलग अलग नहीं देखना है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इन्हें एक साथ देखना चाहिए। जैसे जब हम नर्मदा नदी के बारे में पढ़ते हैं तो सिर्फ ये ना देखें कि वो कहाँ से निकलती है, बल्कि ये भी समझें कि उसके किनारे कौन सी सभ्यताएं बसी और आज कौन से आदिवासी समुदाय उसे अपनी माँ मानते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही है विषयों को जोड़ने की कला। नर्मदा का भूगोल उसके इतिहास और संस्कृति को तय करता है। जब आप इस नजरिए से देखते हैं तो रटना नहीं पड़ता, कहानी समझ आने लगती है और यही कहानी आपको दूसरों से आगे ले जाएगी। तो चलिए इसी कहानी की शुरुआत करते हैं। जब हम मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करते हैं तो भीमबेटका की गुफाओं का जिक्र सबसे पहले आता है। ये सिर्फ पत्थर पर कुछ तस्वीरें तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। भीमबेटका वो भारत में इंसान के पहले रचनात्मक कदमों का सबूत है। ये हजारों साल पुरानी एक टाइम कैप्सूल है, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। ये हमें बताती है कि जब दुनिया में कहीं कुछ नहीं था, तब भी इस जमीन पर इंसान सोच रहा था, कला बना रहा था। ये इतिहास की वो नींव है जिस पर मौर्य, शुंग और गुप्त वंशों की इमारतें खड़ी हुईं। और मध्यकाल, वो तो राजा महाराजाओं का दौर था। चंदेल, परमार, गोंड, बुंदेला, इतने सारे नाम हैं। इनमें से किसी एक को चुनना हो जो मालवा की पहचान बन गया, तो वो कौन होगा? बिना किसी शक के राजा भोज। परमार वंश के राजा भोज सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो एक इंजीनियर थे जिन्होंने भोपाल का विशाल तालाब बनवाया। वो एक कवि थे, एक वास्तुकार थे। उनकी जो राजधानी थी धार, वो उस समय ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र थी। आज भी जब कोई बहुत बुद्धिमान होता है तो लोग कहते हैं, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ये कहावत दिखाती है कि उनकी छाप कितनी गहरी है। सही है, उन्होंने तो एक शासक की परिभाषा ही बदल दी। और इसी दौर में खजुराहो भी बना। चंदेल राजाओं ने ऐसे मंदिर बनवाए जो आज भी दुनिया को हैरान करते हैं। लेकिन फिर मुगलों का दौर आया और उसके बाद मराठा शक्तियों का उदय हुआ। इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधिया। हाँ, और ये दोनों सिर्फ मराठा सरदार नहीं थे। इंदौर के होलकर जबरदस्त वित्त प्रबंधक और प्रशासक थे, जबकि ग्वालियर के सिंधिया एक मजबूत सैन्य शक्ति थे। उनका प्रभाव तो दिल्ली की राजनीति तक था। और इनके साथ ही हमें भोपाल की बेगमों को नहीं भूलना चाहिए। एक के बाद एक 4 महिला शासकों ने भोपाल पर राज किया और उसे एक आधुनिक और प्रगतिशील रियासत बनाया। ये अपने आप में एक अनोखा अध्याय है। मतलब 1857 की क्रांति के समय मध्य प्रदेश एक तरह का पॉलिटिकल हॉटस्पॉट था। कहीं अंग्रेज थे, कहीं रियासतें, कहीं आदिवासी इलाके। बिल्कुल, इसीलिए यहाँ क्रांति के कई अलग अलग रंग दिखे। और बाद में भी
जबलपुर से शुरू हुआ झंडा सत्याग्रह हो या चरण पादुका नरसंहार, जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग भी कहते हैं, ये सब घटनाएं दिखाती हैं कि आज़ादी की लड़ाई में इस जमीन का योगदान कितना बड़ा था। अंत में 1 नवंबर 1956 को ये राज्य बना और फिर साल 2000 में इससे छत्तीसगढ़ अलग हो गया। आपने शुरू में कहा था कि ये भूगोल इतिहास को तय करता है। अब जरा इस प्रदेश के भूगोल को समझते हैं। जब हम मध्य प्रदेश के नक्शे को देखते हैं तो क्या सबसे खास बात नजर आती है? देखिए, सबसे खास बात है इसकी बनावट। कल्पना कीजिए, बीच में एक रीढ़ की हड्डी की तरह। उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये भारत का एक बहुत बड़ा जल विभाजक है। इन दोनों के बीच एक दरार घाटी है, मतलब एक रिफ्ट वैली, जिसमें से नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं। ये बहुत अनोखा है क्योंकि भारत की ज्यादातर बड़ी नदियां पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, पर ये दोनों पश्चिम की ओर अरब सागर में जाती हैं। और इन्हीं पर्वतों ने ही शायद अलग-अलग पठार और क्षेत्र बनाए होंगे, जैसे मालवा और बुंदेलखंड। एकदम सही। पश्चिम में उपजाऊ मालवा का पठार है, जिसकी काली मिट्टी ने इसे हमेशा समृद्ध बनाए रखा है। यही कारण है कि यहाँ कपास और सोयाबीन की खेती इतनी होती है कि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। इसकी जो जलवायु है वो सम है, मतलब न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी, जो इसे रहने के लिए एक बेहतरीन जगह बनाती है। वहीं उत्तर में बुंदेलखंड का पठार है, जो थोड़ा पथरीला और सूखा है। इसी भौगोलिक अंतर ने इन दोनों क्षेत्रों के इतिहास और संस्कृति को बिल्कुल अलग-अलग दिशा दी है। और नदियों का तो इसे मायका ही कहते हैं। नर्मदा के अलावा और कौन सी नदियां हैं जो यहाँ की जीवन रेखाएं? चंबल नदी है, जो अपने बीहड़ों के लिए जानी जाती है। बेतवा है, जिसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। और क्षिप्रा है, जिसके किनारे उज्जैन में हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है। ये नदियां सिर्फ पानी नहीं, बल्कि संस्कृति और आस्था की धाराएं भी हैं। एक सवाल जो अक्सर मन में आता है और परीक्षाओं में भी, प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है धूपगढ़। सतपुड़ा रेंज में पचमढ़ी के पास है ये। 1350 मीटर ऊंची है। लेकिन ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है। धूपगढ़ उस सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है जो विंध्याचल के साथ मिलकर भारत को वो है धूपगढ़। सतपुड़ा रेंज में पचमढ़ी के पास है ये। 1350 मीटर ऊंची है। लेकिन ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है। धूपगढ़ उस सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है जो विंध्याचल के साथ मिलकर भारत को पारिस्थितिक रूप से उत्तर और दक्षिण में बांटता है। ये सिर्फ एक चोटी नहीं, भारत के एक महान प्राकृतिक अवरोध पर लगा एक निशान है, जिसने सदियों तक लोगों, जानवरों और यहाँ तक कि मानसून के पैटर्न को भी प्रभावित किया है। वाह, मतलब भूगोल ने आप यहाँ सिर्फ पठार और नदियां ही नहीं बनाए, बल्कि अलग-अलग संस्कृतियों के टापू भी बना दिए। मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये सब एक ही प्रदेश में होकर भी कितने अलग हैं। बिल्कुल।
और ये विविधता इनके लोकगीतों और नृत्यों में साफ झलकती है। जब आप बुंदेलखंड में वीर रस से भरा आल्हा गायन सुनते हैं तो आपको वहां के इतिहास की गूंज सुनाई देती है। जब आप मालवा का मटकी नृत्य देखते हैं तो वहां की समृद्धि और खुशहाली नजर आती है। निमाड़ का गणगौर नृत्य भक्ति और उत्सव का संगम है, तो बघेलखंड का बिरहा गायन वहां के आम जीवन के सुख दुख को बयां करता है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये इन क्षेत्रों की पहचान है। और इस सांस्कृतिक ताने बाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ की जनजातियां हैं। मध्य प्रदेश को जनजातीय प्रदेश भी कहा जाता है ना? सही कहा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी यहीं रहती है। यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति है भील। उनकी जो पिथौरा चित्रकला है वो सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, बल्कि उनके जीवन, उनकी मान्यताओं और उनके इतिहास का एक जीवंत दस्तावेज है। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, जिनके नृत्य, कर्मा और सहला बहुत मशहूर हैं। लेकिन मैंने सुना है कि कुछ जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा भी दिया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि केंद्र सरकार मानती है कि विकास के दौर में ये जनजातियां पीछे रह गई हैं और उन्हें विशेष ध्यान की जरूरत है। मध्य प्रदेश में ये 3 हैं: बैगा, भारिया और सहरिया। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि प्रदेश के विकास नीतियों में इन समुदायों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अगर किसी को परीक्षा के लिए तैयारी करनी हो तो वो किन टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा ध्यान दे? क्या कुछ ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जहां से सवाल लगभग तय होते हैं? हाँ, डेपुल हैं। पहला है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और हाल ही में चीतों की वजह से चर्चा में रहा कूनो नेशनल पार्क। दूसरा है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, खजुराहो के मंदिर, सांची के बौद्ध स्तूप और भीमबेटका की गुफाएं। तीसरा है नदियों के उद्गम स्थल और उन पर बने बांध। और चौथा है प्रदेश के राजकीय प्रतीक जैसे राजकीय पशु बारहसिंघा, पक्षी दूधराज और खेल मलखम। और तैयारी में छात्र सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सिर्फ तथ्यों को रटना। यही सबसे बड़ी गलती है। परीक्षक अब आपकी रटने की क्षमता नहीं, बल्कि आपकी समझने की क्षमता को परखना चाहता है। वो ये देखना चाहता है कि क्या आप डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे वो ये नहीं पूछेगा कि महिष्मती कहाँ थी, बल्कि ये पूछ सकता है कि आज का महेश्वर किस प्राचीन शहर से जुड़ा है। आपको पता होना चाहिए कि वो खरगोन जिले में है, मंडला में नहीं। या फिर पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 30 अप्रैल 1977 को। ये एक तथ्य है, लेकिन इसके पीछे की राजनीतिक वजह को समझना आपको एक बेहतर समझ देगा। तो सार ये रहे कि हर क्या के पीछे का क्यों और कैसे समझना जरूरी है। तथ्यों को एक कहानी में पिरोना जरूरी है। बिल्कुल। जब आप कान्हा नेशनल पार्क के बारे में पढ़ें तो ये भी पढ़ें कि वो किस तरह के साल वनों के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ कौन सी जनजाति मतलब बैगा जनजाति रहती है और उसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया। जब आप इन तीनों तथ्यों को एक साथ जोड़ लेंगे तो एक भी नहीं भूलेंगे। यही तैयारी का सही तरीका है। चलिए कुछ मुख्य तथ्यों को जल्दी से दोहराते हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956। राजधानी भोपाल। उच्च न्यायालय जबलपुर। सबसे बड़ी जनजाति भील। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? प्रदेश के मध्य भाग से। प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? होशंगाबाद। और मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5। आज की इस चर्चा में हमने मध्य प्रदेश को सिर्फ एक राज्य की तरह नहीं, बल्कि भारत के एक जीवंत चौराहे के रूप में देखा, जहां इतिहास, भूगोल और संस्कृति की सड़कें एक दूसरे से मिलती हैं। और याद रखिए, ज्ञान का ये सफर लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। नियमित अध्ययन और रिवीजन बहुत जरूरी है। हर तथ्य को एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा मानकर देखिए। आपको प्रदेश का एक समग्र दृष्टिकोण मिलेगा, जो न सिर्फ परीक्षा में बल्कि आगे भी आपके काम आएगा। उम्मीद है कि इस बातचीत से आपकी तैयारी को एक नई दिशा और एक नई सोच मिली होगी। ऐसी ही और गहरी पड़ताल के लिए वीएस क्लासेस बाय मास्टर सरताज से जुड़े रहें। और अंत में एक विचार छोड़कर जा रही हूँ। हमने बात की कि कैसे मध्य प्रदेश के पठारों और नदियों ने सदियों पहले यहाँ की रियासतों और संस्कृतियों की सीमाएं तय की। आज भी यही भूगोल प्रदेश के विकास का आधार है। खनिज, कृषि, पर्यटन सब इसी पर निर्भर है।
सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां इस भूगोल को कैसे बदलेंगी और वो बदलाव प्रदेश के भविष्य को किस नई दिशा में ले जाएगा।